सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिया था हमने, कैसे कैसे बनता है। जब हमने सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने ये सब बातें पढ़ी थी कि सॉइल कैसे बनती है। ऑब्वियसली पत्थर से बनती है, रॉक से बनेगी, या तो रॉक के वेदर होने से बनती है, जो कि एक इन सिटू प्रोसेस है। वेदरिंग एक इन सिटू प्रोसेस है। वही रॉक अपनी ही जगह पे वेदर हो जाएगा और फिर वो वेदर जो मटेरियल है, रॉक डेब्री है, वो उसमें और ज्यादा से फिर वो वेदरिंग स्टार्ट होगी। किसी वजह से बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल एक्टिविटीज दोबारा होंगी, उस वजह से वो और जरा फाइन पार्टिकल्स में बदलेगा और फिर धीरे धीरे सॉइल डेवलप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। या वो जो मटेरियल जो मिला है फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्टिविटीज के लिए, वो वेदर मटेरियल ना होकर के वो इरोडेड मटेरियल हो सकता है कि कहीं और से आया हो। मैंने एग्जांपल देके बताया था, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में इरोजन इरोडेड मटेरियल है। कहां से आया है? हिमालय से। नदियां काट काट के लाई है, नदियां, मेनली नदियां, हवा का भी थोड़ा बहुत रोल है। ठीक है। साउथ इंडिया में क्या एग्जांपल दिया था मैंने? वेदर मटेरियल। अपनी ही जगह पे जो रॉक है, लावा जो रॉक्स हैं, वो वेदर हो गए थे। वहां की सॉइल भी ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल बोलते हैं उसको, है ना, रेगोर। बाद में पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे तरीके से। तो ये सब मैंने समझा दिया था। तो इन सब चीजों से आपने नोटिस किया कि कुछ फैक्टर्स हैं, है ना। वेदरिंग कहां हो रही है? रॉक की हो रही है ना। क्या टाइम भी उसमें लग रहा है? टाइम भी लग रहा है। टोपोग्राफी कैसी है वहां पे, स्ट्रक्चर कैसा है, रिलीफ कैसी है, ये सब चीजें, क्लाइमेट कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है ना। ये सब चीजें एजेंट से काम करती है, फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर सॉइल कैसी बनेगी। सॉइल प्रोसेस तो हमने देख लिया, लेकिन सॉइल कैसी बनेगी, ये सब चीजें इन पांचों के ऊपर डिपेंड करती हैं। समझ आ रहा है? मैंने आपसे क्या बताया था, आज जो नॉर्थ इंडिया में जो सॉइल है या किसी भी रीजन में सॉइल है, आज से 1000 साल बाद, 5000 साल बाद, 10 साल बाद, 10,000 साल बाद या 1 लाख साल बाद वो सॉइल वैसी नहीं रहेगी। सॉइल हमेशा डेवलप होती रहती है। ठीक है। तो टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो इन फैक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक ही क्लास में सारे फैक्टर्स नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है। एक एक करके सब पढ़ेंगे। आपने पहले पढ़ रखा है, आपको रिवाइज करना है, एक एक दिन में सारी क्लासेस देखनी, तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो धीरे धीरे देखें तो अच्छा रहेगा। मतलब 2-3 क्लास भी देख सकते हैं, वो उनकी कैपेसिटी है अपनी। ठीक है। चलिए, तो 5 बेसिक फैक्टर्स हैं, बता दिया मैंने। पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। रट लेना रामू, रट लेना। ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट जो बताने वाली है वो ये है कि ऑल दीज 5 फैक्टर्स एक्ट इन यूनियन। ये एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कोई एक फैक्टर काम करेगा, उस फैक्टर का काम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा काम करेगा। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था जियोमॉर्फिक एजेंट्स के जब केस में बताया था कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है, हवा, पानी या जो भी कुछ है, ग्रेडियंट, ये सब एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं अलग अलग काम करेंगे, नहीं, एक ही टाइम पे सब काम करते रहते हैं, सब चल रहा है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चल रही है, केमिकल एक्टिविटी चल रही है, फिजिकल भी चल रही है। लेकिन जिस चीज की ज्यादा वो है परसेंटेज, मतलब जिसके ज्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल एक्टिविटी से वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये पांचों प्रोसेस भी जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है। एंड एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट द एक्शन ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे का एक्शन भी इंपैक्ट करते हैं ये। ठीक है। कैसे? वही पढ़ना हमें। चलिए, तो क्या बोली सबसे पहले एनसीईआरटी? पेरेंट मटेरियल इज ए पैसिव कंट्रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन। ये एक पैसिव कंट्रोल है। पेरेंट मटेरियल कुछ करता नहीं है। पेरेंट मटेरियल पे एक्टिविटीज होती है, वो खुद कुछ नहीं करता बेचारा, वो तो पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है आसानी अपने आप। अब लोग, तुम आओ, मुझे तोड़ो, मारो, पीटो, केमिकल वेदरिंग करो, फिजिकल वेदरिंग करो, बायोलॉजिकल बिल खोद दो मेरे अंदर, है ना। यही तो होता है ना। तो पेरेंट रॉक जो है वो ये एक डोरमेंट हो रहता है, वो पैसिव फैक्टर है, एक्टिव नहीं है। ठीक है। ये समझ आ गया? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? पेरेंट मटेरियल्स कैन बी एनी। अब पेरेंट मटेरियल्स भी दो तरह के होते हैं यहाँ पे। एक कौन सा होता है? एनी ऑफ द टू। कौन कौन से? इन साइड और ऑन साइड, उसी जगह पे वेदर रॉक डेब्री, रॉक पत्थरों के टुकड़े जो वहीं पे डेब्री हो। मैंने आपको बताया 2 तरह का होता है। एक तो जो वेदरिंग से वेदर रॉक है, जो कि वहीं पे था। साउथ इंडिया वाला एग्जांपल देके बताया था कि रॉक था, उसकी वेदरिंग हुई, फिर और ज्यादा उसकी वेदरिंग, थोड़ा टाइम बाद और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से। ये होती है एक। तो दूसरी क्या होती है? रॉक डेब्री, उसको हम रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। और दूसरी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स या ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, जो मैंने नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल दिया था। ये डिपॉजिट्स जो है, जो आए हैं, वो ट्रांसपोर्ट होकर आए, कहीं से सॉइल्स आई हो, कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के आए। ये समझ आ गया कि सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट मटेरियल जो होता है 2 तरीके का हो सकता है। एक वहीं का रॉक होगा, वो वेदर हो गया, वेदरिंग मटेरियल मिल गया,
अब उस पर बायो एक्टिविटीज होंगी अलग अलग। दूसरा, मैटर जो है जिसकी सॉइल बननी है वो बाहर से आया है, नॉर्थ इंडिया के केस में एग्जांपल देके समझा चुका हूं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन टेक्सचर। अब सॉइल फॉर्मेशन टेक्सचर पे डिपेंड करता है। कैसे? साइज ऑफ डेब्री, डेब्री रॉक जो पत्थर के टुकड़े हैं उनका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा टेक्सचर पे साइज सॉइल फॉर्मेशन का। होगा नहीं होगा? अगर मोटे मोटे टुकड़े तो मोटी मोटी सॉइल बनेगी, पतले पतले हैं फाइन पार्टिकल तो जल्दी फाइन पार्टिकल्स पे बदल जाएगा वो। ऐसा होता है ना, मोटे टुकड़े तो पहले वो छोटे होंगे उसके बाद और छोटे होंगे, ऑलरेडी छोटे अगर पत्थर हैं तो वो जल्दी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है ना। दूसरा, एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे कैसे? डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन पार्टिकल्स ऑफ द डेब्रिस। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, वो डिपॉजिट किस फॉर्म में हुए हैं? क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सब है ना अलग अलग, डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी से भी ये ध्यान रखना कि उनका डिपोजिशन जिस फॉर्म में होता है उसी वो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है सॉइल का, ठीक है। इतना याद रहेगा, इतना याद रखना बस। ये मैंने रॉक्स के टाइम पे बताया था कि मिनरल्स किस फॉर्म में डिपोजिट हुए वो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ग्रेन्स जो छोटे हैं बड़े हैं वो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। वो यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रेन्स छोटे हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, अलग होगा, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगी। अगर ग्रेन्स छोटे हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर अलग होगा, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगी, पोरोसिटी होगी उसमें नहीं होगी, है ना। ये सब चीजें पता है आपको, डिटेल में इनको बाद में पढ़ेंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट मटेरियल के ग्रेन्स, इंडिविजुअल ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज मिनरल। और मिनरल्स के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा सॉइल फॉर्मेशन, नहीं होगी। उसमें कौन से मिनरल हैं, उसमें कौन से मिनरल्स हैं, इस चीज के ऊपर भी तो डिपेंड करेगी उसका स्ट्रक्चर। अगर उसके अंदर एक्स मिनरल है तो सॉइल का स्ट्रक्चर वैसा होगा, अगर वाई मिनरल है तो सॉइल का स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा। रॉक के अंदर, रॉक के अंदर अगर कोई मिनरल है, जब वो कन्वर्ट होगा सॉइल में तो सॉइल में भी तो वही मिनरल मिलेगा ना, है ना। तो वो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा नहीं करेगा? क्योंकि रॉक भी तो अलग अलग मिनरल्स के जो क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स होते हैं उनके मिलकर बना होता है ना। तो मिनरल के क्रिस्टल्स कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का स्ट्रक्चर। और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्री, केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? केमिकल वेदरिंग कैसी हो रही है। अब मानो कोई रॉक है, वहां पे उसके अंदर कोई 10 केमिकल्स पाए जाते हैं तो उस मिट्टी में भी तो वो 10 केमिकल पाए जाएंगे ना, ऐसा होगा ना, है ना। तो केमिकल कंपोजिशन कहती है इस चीज पे भी सॉइल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया। अब इसी फैक्टर पेरेंट मटेरियल के ही नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग, नेचर ऑफ वेदरिंग एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मटेरियल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस अंडर पेरेंट मटेरियल। हम पेरेंट मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर पेरेंट मटेरियल है। तो क्या है पेरेंट मटेरियल में भी नेचर ऑफ वेदरिंग क्या है, वेदरिंग किस टाइप की है, मतलब फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है, और उस वेदरिंग का रेट क्या है, स्लो है स्पीड या कम है वेदरिंग की, ठीक है। और एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, और वेदरिंग मेंटल की डेप्थ कितनी है। वेदरिंग मेंटल के बारे में मैं समझा चुका हूं, जो रॉक टूटा है जिसका वेदरिंग हुआ है उसकी डेप्थ कितनी है, उसको हम वेदरिंग मेंटल बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि पेरेंट मटेरियल में काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। नेचर रेट, अगर जल्दी जल्दी वेदरिंग होगी तो सॉइल जल्दी डेवलप होगी। नेचर केमिकल वेदरिंग होगी तो सॉइल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। पहले थे XYZ केमिकल्स सॉइल में, अब X बन गया A, ये Y बन गया B और ये बन गया C। अब सॉइल जब डेवलप हुई, रॉक में थे XYZ, सॉइल जब डेवलप हुई तो उनमें कौन कौन से ABC। ये कैसे हुआ भाई? ऊपर ABC केमिकल्स है, नीचे खोदा पेरेंट रॉक में XYZ है ना। तो एकदम ही अलग हो जाएगा ना, माहौल बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, ऐसे ही तो होगा, यही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और डेप्थ कितनी वेदरिंग मेंटल की, कितनी ज्यादा वेदरिंग मेंटल की डेप्थ है उतनी ज्यादा सॉइल नीचे तक बन पाएगी। अगर रॉक थोड़ी डेप्थ के बाद ही रॉक आ जाता है जो कि वेदर नहीं हुआ है तो फिर सॉइल इतनी जल्दी नहीं बन पाती, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं हो पाती। सॉइल प्रोफाइल हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या होती है। चलिए, देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर डिफरेंट बेडरॉक एंड
डिसिमिलर बेडरॉक हैव सिमिलर सॉइल्स। मैंने आपको क्या बताया, एक एग्जांपल देता हूं। ये कह रहा है कि अलग अलग बेडरॉक पे, मतलब जहां अलग अलग तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं वहां पे एक जैसी सॉइल मिल सकती है, और जहां पे एक जैसा बेडरॉक है वहां पे अलग अलग तरीके की सॉइल भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर, नेचर और बाय नेचर, रेट ऑफ वेदरिंग और वेदरिंग मेंटल कितना है। मैं आपको एग्जांपल देके से बताता हूं। ये हमारे दो बेडरॉक्स हैं, एक और दो, ठीक है, समझ गए। यहां पे जो है वो फिजिकल वेदरिंग डोमिनेंट है, यहां पे केमिकल वेदरिंग डोमिनेंट है, यहां पे केमिकल वेदरिंग डोमिनेंट है। तो इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनकी तो वेदरिंग, यहां फिजिकल वेदरिंग डोमिनेंट है, यहां पे केमिकल वेदरिंग डोमिनेंट है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दोनों सेम ही है, मतलब इन दोनों, ये दोनों बेडरॉक सेम है, बेडरॉक सेम है ये दोनों का, नीचे पत्थर सेम है दोनों में, एक और दो में, लेकिन यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग ज्यादा हो रही है, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा हो रही है। तो क्या होगा, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। समझ आया? वही अब उल्टा ले लेते हैं। अब इन दोनों का नीचे क्या है, नीचे बेडरॉक अलग अलग है, बेडरॉक दोनों का डिफरेंट है। ये हमारा बेडरॉक ब्लू है, ये एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा बेडरॉक ब्लू है, और ये हमारा जो बेडरॉक है, रॉक स्ट्रक्चर जो हमारे नीचे का रॉक है वो ब्लैक है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहां पे है बेडरॉक एबीसी, यहां पे एक्स वाई जेड, ठीक है। इस वाले में केमिकल वेदरिंग नहीं हुई, इसमें फिजिकल वेदरिंग हुई सिर्फ। तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट तो वही रहेगा ना, केमिकल्स तो ऊपर सॉइल में भी एबीसी ही आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। केमिकल वेदरिंग नहीं हो रही, नो केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग नहीं हो रही, यहां पे केमिकल वेदरिंग हो रही है, और इन केमिकल वेदरिंग की वजह से ये दोनों एबीसी बन गए, ये तीनों, ये एक्स वाई जेड जो केमिकल्स है वो एबीसी में चेंज हो गए। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे का रॉक तो अलग है, रॉक का स्ट्रक्चर अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, लेकिन केमिकल वेदरिंग की वजह से ऊपर जो सॉइल है उसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो रहा है ना, ये समझ आ रहा है? यहाँ पे ऐसा होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अलग अलग तरह के बेडरॉक के ऊपर एक जैसी सॉइल मिल जाती है, लेकिन कभी कभी एक जैसे बेडरॉक के ऊपर अलग अलग तरीके की सॉइल मिल जाती है। तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, बता रहा है कि अगर आप कभी आगे जाके कभी आप बहुत रिसर्च वगैरह करोगे, सॉइल वगैरह टेस्टिंग करते हो, तो हैरान मत होना, बस ये कह रहा है, ठीक है। चलो आगे, बट, लेकिन अब बट आ गया, व्हेन सॉइल्स आर वेरी यंग, लेकिन जब सॉइल्स बहुत यंग होती हैं तो ये चेंजेस उतने ज्यादा हो नहीं पाते, ये इनमें टाइम के साथ जरा होते हैं चेंजेस। तो इसलिए जब सॉइल यंग होती है तो ज्यादातर वो अपने पेंट मटेरियल से ही रिजेंबल करती है। धीरे धीरे जब टाइम होता है, आपने देखा होगा बच्चे की फोटो देखी है और एक बुढ़े की फोटो देखी है, मेरी आज से 5 साल बाद फोटो देखोगे तो ऐसी होगी, लेकिन मेरी आज से 5 साल पुरानी फोटो देखोगे तो वो भी लगभग ऐसी होगी, लेकिन मेरी बचपन की फोटो देखोगे तो वो मेरी इस शक्ल से बिल्कुल मैच नहीं करेगी, है ना, वही मेरी बुढ़ापे की शक्ल देखोगे तो आज से बिल्कुल मैच नहीं करेगी। तो वही ये कह रहा है कि सॉइल जब यंग होती है तो वो ज्यादा अपने पेरेंट मटेरियल वाले कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करके रखती है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है, सॉइल मैच्योर होती जाती है, वैसे ही वो अपने पेरेंट मटेरियल से अलग जो उसका स्ट्रक्चर वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि जब वो यंग होगी तो वो पेरेंट मटेरियल जैसे ही रिजेंबल करेगी ज्यादातर। young and have not matured, these show strong link with type of parent rock। तो जो सॉइल जो है जब यंग होती है, मैच्योर नहीं होती, तब तक वो अपनी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो लिंक्स होते हैं वो पेरेंट मटेरियल से ही शो करते हैं, वो अपने आप बिल्कुल पेरेंट मटेरियल जैसी ही दिखती हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहते हैं उसके, ठीक है। चलिए लास्ट लाइन बची हमारी, वही पढ़ लेते हैं। ऑल्सो इन केस ऑफ लाइमस्टोन, अभी क्या लाइमस्टोन में क्या होता है, लाइमस्टोन एरिया वेयर द वेदरिंग processes are specific and peculiar, soil will show clear relation with parent material। अब ये कह रहा है कि लाइमस्टोन एरिया में कुछ एरिया ऐसे भी हैं, जैसे कि लाइमस्टोन एरिया, जहां पे की वेदरिंग जो होती है वो बहुत ही हिसाब से होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, वो वेदरिंग इस तरीके की होती है, पता है हमें कि जहां लाइमस्टोन एरिया होंगे वहां ये टाइप की वेदरिंग होगी, और सॉइल जो है फिर ऐसी डेवलप हो जाएगी, और कितना भी टाइम हो जाए वो अपने पेरेंट मटेरियल से ज्यादा डिफर नहीं करती है, वो पेरेंट मटेरियल से ही रिजेंबल करेगी ज्यादातर, ये बताना चाह रहा है। तो लाइमस्टोन का इसने एग्जांपल दिया है कि लाइमस्टोन एरियाज में सॉइल जो है वो ज्यादातर पेरेंट मटेरियल से ही ज्यादातर रिजेंबल करती है, क्योंकि वेदरिंग जो होती है वहां पे स्पेसिफिक वेदरिंग होती है, पेक्युलर वेदरिंग होती है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अंतर, उसके जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा डेवलप तो होती है, लेकिन अपने पेरेंट मटेरियल से ज्यादा डिफरेंट नहीं हो पाती, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं जो पेरेंट मटेरियल में थे। तो ये हमारा पहला फैक्टर हमारा खत्म हो गया सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में।
पेंट मटेरियल। अब 4 फैक्टर और बचे। नेक्स्ट क्लास में हम अगला फैक्टर पढ़ेंगे, क्या है वो? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आए, ये वीडियो बार बार देखिएगा, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।